आइसोमेरिज्म शो कर रहा है वही आपके आरआरएस हैं। चलिए क्वेश्चन हमारे सामने रहेगा। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, सभी के पेन डाउन होने चाहिए। पहले 2-3 क्वेश्चंस मैं करूंगा, सारी बातें फिर से बताऊंगा, फिर आप इसको नोट डाउन करेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें पहला पार्ट हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया है। CH3, यहां पर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। फिर अगर अपन बात करें CH2 और ये है CH3। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक्स। ठीक है, इसमें हमसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे। हालांकि हम बिना फॉर्मूले बता सकते हैं इसमें। तो कैसे? एक ही तो डबल बॉन्ड GI करेगा तो एक सिस और एक दो बनेंगे, लेकिन हम फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए ये क्या है, RRS। पक्का? तो n की वैल्यू बताइए कितना हो गया है, 1। आइडेंटिफाई कर लिया है। अब इस मॉलिक्यूल को देखो, ये मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल है या फिर ये मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल है। एक मिनट सर, कैसे पहचाने कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? तो आप देखो, क्या आप नंबरिंग एक ही साइड से सोच सकते हो? क्या आयुपैक नंबरिंग की बात कर रहा हूं। अगर आप आयुपैक नंबरिंग एक ही साइड से सोच सकते हो तो मॉलिक्यूल आपका कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल। अगर आप नंबरिंग दोनों साइड से सोच सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनली का मतलब है स्टीरियो काउंट मत करो, क्लियर, तो आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा। अब देखिए, अगर मैं आपको आयुपैक नंबरिंग करने के लिए कहूं तो डेफिनेटली आप इधर की साइड से नंबरिंग करेंगे। क्या आप नंबरिंग इसमें राइट टू लेफ्ट करना पसंद करेंगे? नो, क्योंकि आप जानते हैं इधर से डबल बॉन्ड नजदीक, उधर से डबल बॉन्ड नजदीक नहीं है। तो ये क्लियर है कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो है कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिक। कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल। अब बताइए, कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल में टोटल नंबर ऑफ GI का फॉर्मूला क्या लगेगा? टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, 2 रेज टू पावर n। 2 रेज टू पावर n कितना है, 1 इज इक्वल टू 2। और आप भी जानते हैं 2 बनेंगे, एक से और एक। खत्म हो गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनते हुए चलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया है CH3। चलिए मैं इस प्रकार से लिख देता हूं। यहां पर है CH, इधर लगा हुआ है Cl, डबल बॉन्ड है। यहां पर फिर से डबल बॉन्ड है, यहां पर है CH और यहां पर लगा हुआ है F। इसमें हमें बोल रहा है कि इसके टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आप कैलकुलेट कीजिए। तो आप बताइए जल्दी से, सबसे पहले n की वैल्यू बताओ, कितने RRS हैं जो इसमें GI शो कर रहे हैं। क्या ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? हाँ, इस साइड H और Cl दोनों अलग, उस साइड H और ये पूरा अलग ग्रुप तो अलग। तो ये भी सिमिलरली आपका GI शो करेगा। तो n की वैल्यू आपने कितने निकाल ली है, 2। अब बताइए मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? देखो सिमेट्रिकल की खास बात है, दोनों एंड से एक जैसा दिखेगा, चाहे लेफ्ट टू राइट देखो चाहे राइट टू लेफ्ट। यहां पर अगर मैं लेफ्ट टू राइट देखता हूं तो कौन है, क्लोरीन, कार्बन नंबर 1 पर। लेकिन उधर से कार्बन नंबर 1 पर कौन है, फ्लोरीन। तो सिमेट्रिकल हो ही नहीं सकता है। आगे बात समझे? तो आप नंबरिंग इसमें इधर से करेंगे, आयुपैक नंबरिंग जब करेंगे। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल जो आपका है दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? मॉलिक्यूल इज कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ GI, अब फॉर्मूला पता लग गया क्या लगाना है, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। एंड n की वैल्यू क्या है, 2। तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बन जाएंगे, 4। खत्म हो गया। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए हमारे सामने इस प्रकार से दिया गया है, कुछ इस प्रकार से ये दिया गया है। फिर अगर अपन बात करें, ये दिया गया है। फिर यहां पर हमारे सामने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, फिर से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और ये दिया गया है। और इसमें हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। मैं आपसे इसमें थोड़ा अलग पहले बात करना चाहूंगा।
मैं आपसे पूछना चाहूंगा इसमें कितने, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, इसमें कितने नंबर ऑफ आर आर एस हैं? कितने नंबर ऑफ आर आर एस हैं? कितने नंबर ऑफ आर आर एस हैं? मैं एन की वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं नंबर ऑफ आर आर एस। तो ये भी एक आर आर एस है, क्योंकि आप जानते हैं इन दोनों एटम्स के बीच में रोटेशंस रेस्ट्रिक्टेड है पाई बॉन्ड की वजह से। इन दोनों एटम्स के बीच में भी रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, इन दोनों एटम्स के बीच में भी रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, यहां पर भी रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। नंबर ऑफ आर आर एस कितने हैं? 4। लेकिन एन नंबर ऑफ आर आर एस नहीं है। एन इज द नंबर ऑफ आर आर एस विच शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो क्या ये आर आर एस जी आई शो करेगा? क्या ये आर एस जी आई शो करेगा? इधर दोनों क्या है? सेम, तो नहीं करेगा। क्या ट्रिपल बॉन्ड जी आई करता है? कभी नहीं करता। क्या ये जी आई करेगा? हाँ। क्या ये भी जी आई करेगा? हाँ। तो पीछे का पार्ट तो पूरा रिपीट हो रहा है। तो यहां पर ये वाला आरआरएस भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और ये वाला आरआरएस भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो दोस्त एन की वैल्यू बताइए कितना आ गया है? 2। आप बताइए मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? नंबरिंग दोनों साइड से हो सकती है या किसी एक साइड से। अगर इधर करोगे तो मल्टीपल बॉन्ड 1 और उधर से मल्टीपल बॉन्ड 2, तो नंबरिंग लेफ्ट टू राइट जाएगी। इसका मतलब ये जो आपका मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल इज कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल। इतना लिख दो चलेगा ना? चलिए तो बताइए टोटल नंबर ऑफ जीआई हमारे सामने क्या हो गए? टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n एंड 2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 4। क्लियर? तो इस क्वेश्चन ने यह सिखाया कि जरूरी नहीं हर आरआरएस जीआई करे, हर आरआरएस को एन में काउंट नहीं करना है। ट्रिपल बॉन्ड कभी जीआई शो नहीं करता। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया है। यहां पर अगर अपन बात करें तो कुछ इस प्रकार से हमारे सामने ये दिया गया है और हमसे पूछ रहा है इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। क्लियर? आइए अगर हम देखना चाहें तो बताओ ये आरआरएस जीआई करेगा क्या? ये आरआरएस जीआई करेगा क्या? बिल्कुल। मॉलिक्यूल बताओ कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा है? सिस ट्रांस को इग्नोर कर दो भाई, ये सिस में भी हो सकता है ट्रांस में भी। तो कहता है स्टीरियो मत देखो, केवल कनेक्टिविटी देखो। अगर आप कनेक्टिविटी देखोगे तो दोनों साइड से मॉलिक्यूल एग्जैक्टली सेम। देखो CH3 आगे CH फिर CH और अब तो इंटरचेंज हो गए। क्लियर? इसका मतलब आपका जो मॉलिक्यूल है ये है कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा? सिमेट्रिकल। मॉलिक्यूल आपका है कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल। सही बात है। एन की वैल्यू बताइए जल्दी से, एन कितना है? एन है आपका 2। तो जब मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल होता है तो आपको एन भी देखना पड़ता है कि इवन है या ऑड है। तो आप बताइए एन की वैल्यू 2 इवन या ऑड? तो ये हमारे सामने रहेगा इवन, तो अब फॉर्मूला इवन वाला लगाना पड़ेगा। बताइए अगर मैं बोलूं टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। तो बताइए 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, बताइए 2 रेज टू पावर पहले वाले से कितना आ गई है? 1। 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। और किसी की भी पावर 0 कितना होता है? 0। सही बोला क्या? तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ जीआई कितने आ जाएंगे? 3। किसी की भी पावर 0 1 होती है। यही पॉइंट आपको समझ में आ गया है? तो इस प्रकार से आपके सामने निकल कर आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। आप समझिए हम हर वैरायटी का एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि सारे क्वेश्चन यही करवा दे हमको, नहीं, वैरायटी कवर की जाएगी, बाकी क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया है और हमसे पूछा गया है क्या? कि इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, इसके कितने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। अब इसमें ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ आर आर एस, कि इसमें कितने रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम हैं जो जीआई शो करते हैं। तो आप मुझे बताइए क्या ये डबल बॉन्ड आपका जीआई करेगा? इधर दोनों अलग, उधर भी दोनों अलग। क्या ये डबल बॉन्ड आपका जीआई करेगा? पक्का। क्या रिंग भी जीआई करेगी? रिंग इन दोनों एटम्स की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा।
अब आपका पूरा रिपीट हो रहा है इसमें, तो के डबल बॉन्ड जीआई करेगा या नहीं करेगा, ये डबल बॉन्ड जीआई करेगा या नहीं करेगा, रिंग जीआई करेगी या नहीं करेगी। तो रिंग की कंडीशन याद है ना, कम से कम 2 एटम ऐसे होने चाहिए जिन पर लगे हुए एटम और ग्रुप अलग। तो यहां पर वो 2 एटम हैं। बताइए, इस कार्बन के ऊपर एक तो ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है और एक कौन लगा हुआ है, हाइड्रोजन। एक तो ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है और एक क्या लगा हुआ है, दोनों अलग, दोनों अलग। तो रिंग बिल्कुल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहां पर करेगा। अब देखो, इसमें अगर मैं एन की वैल्यू काउंट करने जाऊं तो एक एन तो इसकी वजह से हो गया, क्लियर, प्लस एक एन इसकी वजह से होगा, इनमें तो कहीं कोई डाउट ही। अब है रिंग, कि रिंग को कैसे हैंडल करें। अब ध्यान से सुनना, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट। मान लीजिए आपके आपके पास कितने भी मेंबर की रिंग है, मान लीजिए आपके सामने कितनी मेंबर रिंग है, 4 मेंबर। अगर ये 2 एटम की वजह से जीआई कर रहा है, अब बताओ क्या ये जीआई करेगा, हाँ, इस एटम की वजह से और इस एटम की वजह से। चाहे आपके पास कैसी रिंग है, 3 मेंबर्ड रिंग, लेकिन कितने एटम्स की वजह से जीआई कर रहा है, 2 एटम्स की वजह से। चाहे आपके सामने कितने की रिंग है, 6 की रिंग, कितने की रिंग है, 6 की, और ये जीआई कर रहा है कितने एटम्स की वजह से, 2 एटम्स की वजह से। केवल 2 एटम ही रिंग में ऐसे हैं जो जीआई करवा रहे हैं, तो आप रिंग की जगह RRS1 मान सकते हैं। दैट रिंग विल एक्ट एज ए पाई बॉन्ड। तो यहां पर ये रिंग जीआई करेगा, जी हाँ। तो आप कहता है कि रिंग और पाई बॉन्ड में कोई फर्क, आप सोच लो, यहां डबल बॉन्ड होता तो भी बात वही रहती। तो इसमें +1 किसके नाम का है, रिंग के नाम का, पर कंडीशन है जीआई 2 की वजह से ही होनी चाहिए, क्योंकि 2 से ज्यादा हो गई तो फिर फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा और आपके सामने ऐसा केस आएगा भी नहीं। तो n इज इक्वल टू, बताओ क्या बनकर आ गया हमारे सामने, 3। अब आप बताएं, मॉलिक्यूल दोनों साइड से देखो, कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, CH3 CH3 CH 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 CH, रिंग। अब देखो, बिल्कुल, चाहे आप लेफ्ट टू राइट देखो, चाहे राइट टू लेफ्ट देखो, मॉलिक्यूल एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब ये जो आपके सामने मॉलिक्यूल है, ये है बच्चे कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल। सही बात है कि नहीं है? तो फिर आपको एन देखना पड़ेगा, एन इवन है कि ऑड है, ऑड। तो अब बताइए, टोटल नंबर ऑफ जीआई का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n माइनस 1, पहले टर्म एग्जैक्टली सेम, प्लस 2 रेज टू पावर n इवन है तो पहले 2 से डिवाइड कर लो, अगर ऑड है तो पहले -1 और फिर होल डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर जब आप रखेंगे तो 2 रेज टू पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर 3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। तो बताइए इधर से क्या बचेगा, 2 रेज टू पावर 2 प्लस, अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर बताइए 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या रहेगा, 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 2, कितने आ गए टोटल, 6 आप लोगों के सामने आ गए। क्या ये पॉइंट आपको समझाया? तो इसके टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या रहेंगे, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। मान लीजिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन हमें दिया गया है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है और हमसे जानने की कोशिश की जा रही है कि बताइए इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। एन की वैल्यू सबसे पहले मुझे बता दो क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, 3। बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। देखो, एक तो ये डबल बॉन्ड जीआई करेगा, एक ये वाला डबल बॉन्ड भी जीआई, और क्या रिंग भी जीआई करेगी, और क्या रिंग 2 एटम की वजह से जीआई कर रही है, एग्जैक्टली 2 एटम की वजह से। सो द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 3। अब देखो, मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल, देखो, या तो पीसीसी आपकी ये रहेगी या पीसीसी, तो सिमेट्रिकल कैसे हो सकता है? अगर ये रहा तो देखो 1 2 3 4, और वो रहा तो 1 2, ये दोनों एकदम अलग अलग है। तो मॉलिक्यूल देखने से पता चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल नहीं है, तो मॉलिक्यूल कैसा है, अनसिमेट्रिकल। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ जीआई क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ जीआई। अब बताओ अनसिमेट्रिकल का फॉर्मूला 2 रेज टू पावर n, एंड 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 8 या 6, 8। तो ये आप लोगों के सामने निकल कर आ गया, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 8। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपके सामने ये दिया गया है, आपके सामने ये दिया गया है, और इसमें भी आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कितने टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे,
कितने टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे? आप जल्दी से n की वैल्यू बताइए। n, देखो ये रिंग इन दो एटम्स की वजह से जीआई कर रही है और ये रिंग भी इन दोनों एटम की वजह से जीआई, तो n इज इक्वल टू 1 इस रिंग की वजह से, प्लस n इज इक्वल टू 1 इस रिंग की वजह से। सो n इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। बताओ, दोनों तरफ से देखने पर एक जैसा दिख रहा है मॉलिक्यूल? इधर से 4 की रिंग, उधर से 6 की रिंग, सिमेट्रिकल नहीं है मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल कैसा है आपका? कॉन्स्टिट्यूशनली अगर अपन बात करें अनसिमेट्रिकल। सही बात है कि नहीं है? तो बताइए टोटल नंबर ऑफ जीआई क्या बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 रेज टू पावर n एंड 2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बन गए? 4। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मुद्दे का पॉइंट यह है कि रिंग में आरआरएस n इज इक्वल टू 1 कब मानना है? जब रिंग दो एटम की वजह से जीआई करे। अगर सर दो से ज्यादा एटम की वजह से जीआई करे तो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ जाए, इस प्रकार से दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि बताइए इसके कितने नंबर ऑफ आरआरएस, सॉरी कितने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। तो यहां पर आप आरआरएस की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों? आप समझिए। क्या इन दोनों की वजह से रिंग जीआई कर सकता है? केवल दो की वजह से करता तो एन इज इक्वल टू 1 मान लेता। लेकिन आप जानते हैं इन दोनों की वजह से भी कर सकता है और इन दोनों की वजह से भी, ये दोनों मिलकर भी जीआई करवा सकते हैं, ये दोनों मिलकर भी जीआई करवा सकते हैं, इनफैक्ट ये दोनों मिलकर भी जीआई। तो आप एन फाइंड आउट नहीं कर सकते इसमें। तो यहां पर फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, यहां बनाकर ही देखने पड़ेंगे और वो हमारे सिलेबस में नहीं है, नहीं पूछा जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर तो देखो रिंग दो की वजह से जीआई कर रहा है, तो जब भी रिंग दो की वजह से जीआई करे तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो एन इज इक्वल टू क्या लिया जा सकता है? एन इज इक्वल टू आप बहुत आसानी से क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? चलिए सुलटाइए जल्दी से जल्दी। तो ये हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस थे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ जीआई। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई। अगर आयुपैक नंबरिंग एक साइड से होगी तो कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल, दोनों साइड से आप सोच सकते हो तो सिमेट्रिकल। ये भी नहीं देखना चाहते तो दोनों टर्मिनल से देखना शुरू करो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, एग्जैक्टली मॉलिक्यूल कैसा दिख रहा है? सेम। तो कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल होगा। अगर अलग अलग दिख रहा है तो अनसिमेट्रिकल। टेस्ट सिलेबस में आपको बता दूं, आयुपैक नेमिंग प्लस आइसोमेरिज्म आपका बैक पोर्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा टेस्ट के अंदर बना रहेगा, एटलीस्ट कब तक? जीओसी तक। तो इसको इतना अच्छे से रिवाइज करना है कि जब रिएक्शन शुरू करें तो इसको रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई। सुलटा दिया है, एकदम सिंपल सा है।
अब सुलटा है क्या? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट? आपको एक ईएलपी की बुकलेट भी मिली होगी ना? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ईएलपी वाली बुकलेट भी आप साथ में लाएंगे। आईपैक नेमिंग में ईएलपी करने की कोई जरूरत नहीं है, जितना दे दिया वो बहुत ज्यादा है। आइसोमेरिज्म से और उससे आगे हम ईएलपी भी साथ में करते हुए चलें। So N is the RRS or number of RRS which shows GI. Number of RRS which shows GI. सुलटा दिया है। सुलटा दिया है। और धीरे धीरे लिखो। स्लो राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपन। मैं आपको याद दिला दूं, एग्जाम में कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब आप पेपर पूरा करेंगे तभी वो आपसे पेपर लेंगे, चाहे आप 3 घंटे में करो, 6 घंटे में करो या घर जाके करो। मास्टर की मदद से भी करके उनको फोन करके बता देना कि क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन 4 फिल कर देना, वो कर देते हैं। कोई दिक्कत की बात उनके लिए नहीं है, बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है। आगे बढ़ सकता हूं? जल्दी से इसको सुलटाएंगे। इसमें फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। एन यानी कि नंबर ऑफ आरआरएस कांट बी डिटरमाइंड। यहाँ फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ये नहीं है कि इसमें कितने जीआई बनेंगे हम बता ही नहीं सकते, बता सकते हैं हम, पर हमें बना बना कर ही देखने पड़ेंगे हम, और कोई ऑप्शन नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आ भी जाए तो छोड़ना ही बेटर होगा। क्यों? क्योंकि 3 से 4 मिनट ले जाएगा क्वेश्चन, और 3 से 4 मिनट में तो 2-3 क्वेश्चन करेंगे हम। तो हमसे कोई ये थोड़ी पूछेगा एनटी वाला कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन किसी ने ठीक कर लिया तो भले उसके 200 नंबर हैं, उसको भी एक सीट दी जाएगी। तो इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। 2025 में वही सुलटे जो इमोशनल हो गए, जिन्होंने मास्टरों की बातें मान ली कि स्टार्ट विद फिजिक्स, 40 तो हो ही जाएंगे, 5 पर तुम्हें देखना है,
40 तो कहां से होंगे, मेरी नोटबुक से ही होंगे। 5 तो तुम्हें देखना है। और बच्चा इसी चक्कर में कहां से शुरू किया, फिजिक्स में। और जिसका पहला ही क्वेश्चन फ्लूइड वाला था वो बैठा ही रहा बेचारा 15 मिनट तक, समझ नहीं आ रहा था करना क्या है। अगला किया तो भी वैसा ही हाल था। तो ये तो पेपर डिसाइड करेगा कि आपको पहले किसको अटेम्प्ट करना चाहिए। फिजिक्स आसान लगी, आने लगी तो फिजिक्स वालों ने अपना रुतबा देने लग गया। हर मास्टर ज्ञान तो देते हैं। एक ही चीज इस धरती पर फ्री है और हर किसी के पास है, मुफ्त का ज्ञान। राय देने वालों की कमी, सजेशन हर कोई दे सकता है। क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो इसमें हमें कैलकुलेशन नहीं करनी, फॉर्मूला नहीं चलेगा। पर मैंने ये नहीं बोला कि कितने जीआई बनेंगे बता ही नहीं सकते हैं, फॉर्मूले से नहीं बताए जा सकते। फॉर्मूला एक प्रकार से शॉर्ट ट्रिक होती है। आइए अब अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। कितने क्वेश्चन करेंगे, तैयार हैं आप लोग? चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन में पहला, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ structural isomers. Calculate total number of structural isomers having molecular formula C4H8, having molecular formula C4H8। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हमारे सामने रहेगा 5। आप इस क्वेश्चन को ऑलरेडी कर चुके हो। इसमें एक वर्ड मेंशन कर दिया है। कौन से आइसोमर बताने हैं? केवल स्ट्रक्चरल। स्टीरियो वालों को आपको काउंट नहीं करना है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ एल्कीन्स हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C4H8। इसका आंसर, टोटल नंबर ऑफ एल्कीन्स हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C4H8। टोटल नंबर ऑफ एल्कीन्स हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C4H8। एल्कीन ही बतानी है केवल आपको, बाकी नहीं बतानी है। टोटल बोल दिया है। जब मेंशन ना करे, टोटल पूछ रहा हो, इसका मतलब दोनों बताने हैं। कौन से? स्ट्रक्चरल भी बताना है और प्लस स्टीरियो भी बताना है दोस्त। क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया। ऊपर वाले क्वेश्चन को गौर से देखो, क्या मेंशन किया हुआ है? स्ट्रक्चरल, कि उसमें केवल स्ट्रक्चरल बताओ। नीचे वाले में सारे बताओ। स्ट्रक्चरल भी बताना है, स्टीरियो भी। क्या हमारी अप्रोच चेंज हो जाएगी? नहीं। इधर देखो ध्यान से, कुछ लोगों ने पेन रख दिए कि अपने औकात से बाहर चला गया है। अब इसको करने दो। बताओ मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? C4H8। डीयू बताओ जल्दी से। डीयू इज इक्वल टू 1। 1 डीयू से हम क्या बना सकते हैं? 1 पाई बॉन्ड। और 1 पाई बॉन्ड से बताओ कौन बनकर आएगी आपके सामने? एल्किन्स तो बनेंगी। एल्किन्स बोल दो, इनको ओपन चेन बोल दो, एक ही बात है। क्योंकि डबल बॉन्ड, मोलिकुलर फॉर्मूले को देखो, डबल बॉन्ड केवल कार्बन कार्बन में आ सकता है और किसी में आ ही नहीं सकता। दूसरा अगर अपन बात करें तो हमारे सामने क्या बनेंगी? साइक्लिक। और साइक्लिक वाले कौन से बनेंगे? साइक्लो एल्केन्स। रिंग बनेगा तो रिंग केवल और केवल आपका कौन बना रहा होगा? कार्बन। तो ये साइक्लो एल्केन बनेंगे। तो अब अपने क्वेश्चन को देखो, हमें ये वाला पार्ट बताना ही, हमें तो केवल क्या बतानी है? एल्कीन्स। आइए, कितने कार्बन है हमारे पास? 4 कार्बन का पहला अरेंजमेंट, 4 के 4 स्टेट चेन में। अब देखो डबल बॉन्ड कहां कहां आ सकता है। डबल बॉन्ड यहां लगाओगे तो यहां लगाने की जरूरत, यहां लगाया जा सकता है। क्लियर। अब जरा ध्यान से देखो, पहले हमें केवल स्ट्रक्चरल बनाने थे, अब हमें स्ट्रक्चरल के साथ साथ टोटल बताने हैं। तो पहला जो डबल बॉन्ड आप लगाओगे तो आप लोगों के सामने ये बनकर आएगा। आप बताइए ये कितनी एल्कीन होती है? एक एल्कीन है। क्यों, कैसे देख रहे हो सर एक एल्कीन है? क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से हो, इधर दोनों सेम लगे हुए। तो यहां पर जब टिक लगाओगे तो कितनी एल्कीन बनेगी? मात्र एक। लेकिन जब आप बीच में टिक लगाओगे, क्या बोला?
जब आप बीच में टिक लगाओगे दोस्त मेरे, तो कितनी एल्कीन बनेंगी यहां से? 2, क्योंकि अब ये डबल बॉन्ड जीआई शो, तो एक यहां से क्या बनेगा? सिस, और एक यहां से क्या बनेगा? ट्रांस। सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल होते हैं, स्टीरियो का पार्ट होते हैं। इससे पहले हमने केवल स्ट्रक्चरल काउंट किए थे, तो स्ट्रक्चरल तो एक ही बनेगा, लेकिन टोटल पूछो तो एक सिस और एक 2 बनेंगे यहां से। तो पहले वाले से टोटल कितने बन गए हैं? 3। नेक्स्ट वाले में आप जानते हैं एक अरेंजमेंट हमारे सामने ये होता है। अब आप यहां पर डबल बॉन्ड बनाओगे, यहां और यहां बनाने की जरूरत, तो बनाकर देखो डबल बॉन्ड यहां पर, और क्या ये डबल बॉन्ड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा? नहीं। तो ये एक ही एल्कीन बनेगी यहां से। तो यहां से कितनी एल्कीन बनेगी? मात्र एक। टोटल बताओ कितनी हो गई है? टोटल कितनी हो गई? टोटल 1 + 2 + 1 = 4 हो गई है, जो कि इस बार एनटीए ने बढ़िया क्वेश्चन फ्रेमिंग की। तो आपके सामने क्वेश्चन पढ़ना है, केवल स्ट्रक्चरल पूछ रहा है तो बस यहां से डबल बॉन्ड एक बना कर देगा, लेकिन टोटल पूछ रहा है तो डबल बॉन्ड जीआई भी कर सकता है, और जीआई करेगा तो सिस भी बनेगा और ट्रांस भी। सिस ट्रांस सेम कंपाउंड होता है कि डिफरेंट? डिफरेंट, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं वो। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में जब आपने कैलकुलेट किया तो मेंशन किया हुआ है क्या? स्ट्रक्चरल। तो आपने ओपन चेन केवल कितनी बनाई? यहां से 3, ये और ये, क्योंकि ये डबल बॉन्ड जीआई करेगा कि नहीं करेगा हमने काउंट ही नहीं किया, क्योंकि स्ट्रक्चरल बताने थे उसमें। स्टीरियो में स्ट्रक्चरल तो पहले बना ही लो, फिर देखो कहीं से वो जीआई तो नहीं कर रहा है। जैसे इसी को, इसका मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो आप क्या बोलोगे? 2। तो 2 एल्कीन है ना, एक सिस एल्कीन और एक ट्रांस एल्कीन। 5 क्यों होंगे? 2, एक 3 और एक 4। भाई यहां टिक लगाने से यहां डबल बॉन्ड आया, तो ये डबल बॉन्ड 2 फॉर्म में होता है। एक्चुअली ब्यूट टू इन कुछ होता ही नहीं, या तो सिस ब्यूट टू इन या ट्रांस ब्यूट टू इन होता है। तो ब्यूट टू इन अब सिस और ट्रांस में डिवाइड हो चुका है, एक सिस ब्यूट टू इन, एक ट्रांस। तो यहां से कितने बन गए? 2। यहां से कितना बना? मात्र 1। और यहां से कितना बना? 1। तो 4 ही बना। जल्दी से सुलटाएंगे। ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, अच्छा क्वेश्चन था, यानी कि अब आपको थोड़ा सा और भी ज्यादा सोचना पड़ेगा। क्या सर हम ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे? डेफिनेटली कर पाओगे, लेकिन आपने पहले ट्राई नहीं किया तो नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए। सुलटा दिया है। नेक्स्ट पेज पर आप हेडिंग लगा देंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आज का इसमें जो मैक्सिमम पार्ट चलेगा ऑप्टिकल में, ये थियोरेटिकल चलेगा। दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है, इसका रोल लगभग हर केमिकल रिएक्शन में है, और जिस तरीके से नीट एनटीए ने अपने हाथ खोले हैं 2025 में, तो वो हर रिएक्शन में चाहे वहां पर स्टीरियो इंक्लूड कर सकता है। हर रिएक्शन में जहां चाहे वहां स्टीरियो केमिस्ट्री को इंक्लूड कर सकता है। चलिए आगे बढ़ सकता हूं। अब आप सोचोगे सर और क्वेश्चन, तो और क्वेश्चन अपने क्वेश्चन बैंक में आपको ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे सामने जो रहेगा दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आइए दोस्तों, कहीं आप भूल ना गए हो तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, साथ के साथ लिखेंगे। आप बताइए आइसोमर्स को हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया था? अगर हम बात करना चाहें आइसोमर्स, तो आइसोमर्स टेक्निकली हमने 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किए थे। पहली कैटेगरी में हमारे सामने आते थे कौन से वाले? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कौन से वाले? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आप बताओ, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का एक और पॉपुलर नाम होता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल अगर अपन बात करें आइसोमर्स, तो एक हमारे सामने रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, और दूसरे हमारे सामने रहेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। नेक्स्ट में अगर अपन बात करें तो ये हमारे सामने रहेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, आप बताइए स्टीरियो आइसोमर्स को फर्दर स्टीरियो बोलो या कॉन्फिगरेशनल बोलो, एक ही बात है। स्टीरियो बोलो या कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स बोलो, एक ही बात है। तो ये हमारे सामने रहेगा कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। कन्फर्मेशन को तो हमने एकदम अलग से डील किया था, वो तो सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से बनते हैं, उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो स्टीरियो का मतलब होता है कॉन्फिगरेशनल। और आप बताइए इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है? इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक हमारे सामने होते हैं कौन से? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स।
कौन से होते हैं बच्चों? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जो कि हम डील कर चुके हैं। और नेक्स्ट हमारे सामने आते हैं कौन से वाले? ऑप्टिकल आइसोमर्स। कौन से आते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स, जो कि हमें डील करने हैं। आइए कुछ खास बातें मुझे आप बताइए, कैसे आप डिफरेंशिएट करते हो कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है और वो स्टीरियो आइसोमर है। इनकी मेन पॉइंट क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या खास बात मिलेगी? डिफरेंट कनेक्टिविटी। क्या मिलेगी? डिफरेंट, अगर अपन बात करना चाहें, कनेक्टिविटी। डिफरेंट कनेक्टिविटी यानी कि इनमें एटम्स के जुड़ने का तरीका ही बदल जाएगा एक दूसरे से। पर इनकी खास बात है, इनमें क्या देखने को मिलेगी आपको? सेम कनेक्टिविटी। स्टीरियो की मेन पॉइंट है कि कनेक्टिविटी सेम होनी चाहिए। सर सेम कनेक्टिविटी का मतलब सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या होना चाहिए? सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कनेक्टिविटी का मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही तो होता है। तो सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको यहां पर देखने को मिलेगा, पर इधर वालों में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, एटम्स के जुड़ने का तरीका ही चेंज हो जाएगा। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? तो ये बेसिक पॉइंट है कि दो में रिलेशन स्ट्रक्चरल का है या दो में रिलेशन स्टीरियो का है। तो अगर कनेक्टिविटी अलग है तो रिलेशन किसका होगा? स्ट्रक्चरल का। और कनेक्टिविटी सेम है तो रिलेशन किसका होगा? स्टीरियो का। ये सबसे पहले चेक कर ले, ये चेक पॉइंट क्लियर करेगा तभी हम आगे बातें करेंगे। और इसमें हम जानते हैं ये कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंट होते हैं। अब तो आप ज्योमेट्रिकल को तो समझ गए। बताओ ज्योमेट्रिकल में कॉन्फ़िगरेशन किसके अबाउट डिफरेंट होती है? आरआरएस, दैट में बी ए डबल बॉन्ड और दैट में बी ए रिंग। तो वहां पर हमने खूब सारी बातें कर ली है। कौन जीआई करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, और टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट। अब आता है नेक्स्ट, अगर अपन बात करना चाहें, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमर्स। आप समझिए, अगर अपन बात करना चाहें ऑप्टिकल, मैं बात कर रहा हूं ऑप्टिकल इज मीन्स समथिंग रिलेटेड टू ऑप्टिक्स। किससे रिलेटेड बातें होंगी? ऑप्टिक्स। एंड ऑप्टिक्स मतलब समथिंग रिलेटेड टू लाइट। ये हमारे सामने। तो अब जो हमारे सामने बातें आने वाली हैं वो कुछ लाइट रिलेटेड बातें आने वाली है। इसमें पहले हम बच्चों थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे। मैं पहले डेफिनेशन लेकर नहीं आ सकता कि कौन ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। पहले इस टॉपिक में जाने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो हमें सीखनी चाहिए। हालांकि वो टर्म्स आपने जीवन में पहले कई बार सुनी है, तो कुछ लोगों को तो आती हैं, कुछ लोगों को नहीं आती। तो हमें तो सबको एक साथ लेकर चलना है। क्लियर? तो आइए कुछ बातें हम यहां पर कर लेते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल सा हमारे पास एक्सपेरिमेंट आएगा जिसका नाम रहेगा पोलरीमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या रहेगा? पोलरीमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट। आइए पहले मैं आपको लिखवा देता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। टॉपिक हमारा कौन सा शुरू हो चुका है? ऑप्टिकल। आप समझिए, ऑप्टिकल मतलब समथिंग रिलेटेड टू लाइट। ठीक है? तो हम पर्टिकुलरली यहां पर कंपाउंड्स की ऑप्टिकल एक्टिविटी पर बात करेंगे कि कौन लाइट को लेकर एक्टिव है और कौन लाइट को लेकर एक्टिव नहीं है। आइए, तो उसी पर हमारी बातें होंगी। सभी के पेन डाउन होने चाहिए। सबसे पहला हमारे सामने आता है पोलरीमीटर। पोलरीमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट। पोलरीमीटर, पोलरीमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट। पोलरीमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इस पर हम बातें करेंगे। पहले इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड बातें करेंगे। देखिए, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है, हमारे पास कोई नॉर्मल लाइट सोर्स होता है। क्या होता है? नॉर्मल लाइट सोर्स। ये हमारे सामने मान लीजिए कोई नॉर्मल लाइट सोर्स है, कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब हमने ले लिया है। ठीक है? नॉर्मली हम जो ये लेते हैं ये क्या रहता है? सोडियम लैंप। क्या रहता है? सोडियम लैंप। और हम कोशिश करते हैं कि ये हमारे सामने कैसा रहे? मोनोक्रोमेटिक। कैसा रहे? मोनोक्रोमेटिक। उम्मीद करता हूं मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का मतलब आप समझते होंगे। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स मतलब एक ऐसा लाइट सोर्स जो एक ही वेवलेंथ की लाइट आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है? ये हमारे सामने कोई लाइट सोर्स है। तो आप जानते हैं यहां से क्या निकलेगी? लाइट। यहां पर लाइट इस प्रकार से आपके सामने निकलेगी। ठीक है? तो यहां से जो लाइट निकल कर आएगी उस पर हम बात करते हैं। नॉर्मल लाइट की एक खास बात होती है कि उसमें जो वाइब्रेशन होते हैं वो हर पॉसिबल प्लेन के अंदर होते हैं। नॉर्मल लाइट के अंदर
जो वाइब्रेशंस होते हैं वो हर पॉसिबल प्लेन के अंदर होते हैं। तो ये जो आपके सामने है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? नॉर्मल लाइट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? नॉर्मल लाइट। आइए, आप में से कितने बच्चे, ध्यान से सुनते रहिए, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस डंडे को ऐसे जो एरो बनाया गया है इसका मतलब समझते हैं? कितने बच्चे हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है? हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ लेते हैं, आप ड्रॉपर आपने पहले पढ़ा है। क्लियर? ऐसे डंडे डंडे बना के फिर इसको कहां से प्रिज्म से पास करेंगे, पीपीएल में कन्वर्ट कर लेंगे, पर ये पता ही नहीं चलता है डंडे हैं क्या। आप समझिए, आपका जो लाइट है उसका कैसा नेचर है? वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर भी। तो ये हर एक डंडा एक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए अगर मैं इस वाले डंडे की बात करना चाहूं तो ये हमारे सामने एक वेव चल रही है इस प्रकार से। क्लियर? तो ये वेव ऐसे चल रही है यूं। तो इस वेव को ना दिखाकर मैंने इसको इस प्रकार से दिखा दिया है। ये इसका क्या है बताइए? क्रस्ट। और ये क्या है? ट्रफ। तो जब मैं इसको एक साथ दिखाता हूं तो ये एक वेव को बताता है ऐसे। जब मैं यू डंडा बनाया हूं तो एक पर्टिकुलर वेव बता रहा है कि लाइट ऐसी है जो इस वाले डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। और नॉर्मल लाइट में ये खास बात होती है कि उसकी जो वाइब्रेशन होती है वो हर प्लेन में होती है, हर डायरेक्शन में होती है, इनफाइनाइट। जैसे अगर मान लीजिए मैंने आप लोगों के सामने एक और बना दिया है ये डंडा येलो वाला, तो इसका मतलब समझो कि ये दूसरी वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक वेव आप लोगों के सामने और भी होगी जो किस तरीके से चल रही होगी। एक वेव और भी होगी जो आपके सामने कुछ इस तरीके से चलती हुई नजर आ रही होगी, कुछ इस तरीके से। तो इसमें ये आपके सामने क्या रहेगा? क्रस्ट। और ये क्या रहेगा? ट्रफ। तो ये दिखा पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसको इस प्रकार से बताया जाता है। अब इस नॉर्मल लाइट को हम कहां से पास करेंगे? हम इस नॉर्मल लाइट को बच्चे पास करेंगे किसके थ्रू? निकोल प्रिज्म के थ्रू। किसके थ्रू? निकोल प्रिज्म के थ्रू हम इसको पास करेंगे। नॉर्मली हम इसको क्या बोल देते हैं? पोलराइजर। क्या बोल देते हैं? पोलराइजर। इसका काम होता है कि जो लाइट के वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में है उसमें से केवल एक डायरेक्शन के पास होने देगी। जैसे ये यहां पर वैरायटी ऑफ आपकी वेव अलग अलग प्लेन में चल रही हैं, तो जैसे आप निकोल प्रिज्म लगाओगे तो केवल एक ही डायरेक्शन में जाने वाली वेव को अपने से पास होने देगा, बाकी सबको क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। तो यहां पर जब ये लाइट आपकी पास होगी तो ये कुछ इस प्रकार से हमारे सामने लाइट पास होकर आ गई। क्लियर? अब मैं बहुत सारे डंडे दिखा सकता हूं कि ये वाली लाइट में ये खास बात होती है कि उसकी जो वाइब्रेशन होती है वेव बता रहा है कि लाइट ऐसी है जो इस वाले डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। और नॉर्मल लाइट में ये खास बात होती है कि उसकी जो वाइब्रेशन होती है वो हर प्लेन में होती है, हर डायरेक्शन में होती है, इनफाइनाइट। जैसे अगर मान लीजिए मैंने आप लोगों के सामने एक और बना दिया है ये डंडा येलो वाला, तो इसका मतलब समझो कि ये दूसरी वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक वेव आप लोगों के सामने और भी होगी जो किस तरीके से चल रही होगी। एक वेव और भी होगी जो आपके सामने कुछ इस तरीके से चलती हुई नजर आ रही होगी, कुछ इस तरीके से। तो इसमें ये आपके सामने क्या रहेगा? क्रस्ट। और ये क्या रहेगा? ट्रफ। तो ये दिखा पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसको इस प्रकार से बताया जाता है। अब इस नॉर्मल लाइट को हम कहां से पास करेंगे? हम इस नॉर्मल लाइट को बच्चे पास करेंगे किसके थ्रू? निकोल प्रिज्म के थ्रू। किसके थ्रू? निकोल प्रिज्म के थ्रू हम इसको पास करेंगे। नॉर्मली हम इसको क्या बोल देते हैं? पोलराइजर। क्या बोल देते हैं? पोलराइजर। इसका काम होता है कि जो लाइट के वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में है उसमें से केवल एक डायरेक्शन के पास होने देगी। जैसे ये यहां पर वैरायटी ऑफ आपकी वेव अलग अलग प्लेन में चल रही हैं, तो जैसे ही आप निकोल प्रिज्म लगाओगे तो केवल एक ही डायरेक्शन में जाने वाली वेव को अपने से पास होने देगा, बाकी सबको क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। तो यहां पर जब ये लाइट आपकी पास होगी तो ये कुछ इस प्रकार से हमारे सामने लाइट पास होकर आ गई। क्लियर? अब मैं बहुत सारे डंडे दिखा सकता हूं कि ये वाली जो लाइट है आपके सामने, अब आप समझिए कौन सी वाली वेव पास होने दी है इसने? जो इस प्लेन में वाइब्रेशन था। जिन वाली लाइट का कौन से वाले प्लेन में वाइब्रेशन था? जो इस प्रकार से वाइब्रेट कर रही थी उसको तो पास होने दिया, बाकी सबको क्या कर दिया इसने? ब्लॉक कर दिया। इसको हम बोलते हैं क्या? पी पी एल। इन शॉर्ट पीपीएल बोला जाता है। फुल फॉर्म क्या रहेगी?
प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये हमारे सामने आ गया है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? आपने फिजिक्स में भी ऑप्टिक्स में ये पढ़ा हुआ है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ऐसे मत बोलना कि नहीं सर मैंने कभी भी नहीं पढ़ा है, आप तो जानते ही हैं मैं तो 12th कॉमर्स से किया हूं या फिर आर्ट्स से किया हूं या आर्ट्स विद मैथमेटिक्स लिया हुआ है मैंने, और आप ऐसी बातें कर रहे हो। तो ये सब आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। हालांकि वैसे भी इसका मेरे टॉपिक से कोई खास लेना देना है भी नहीं, बस आपको ये मालूम होना चाहिए प्लेन पोलराइज्ड क्या होता है, जिसके वाइब्रेशन एक सिंगल प्लेन में होते हैं। अब मान लीजिए कोई कंपाउंड हमें चेक करना है। क्या करना है? कोई कंपाउंड हमें चेक करना है। इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम ये देखेंगे कि कोई कंपाउंड लाइट को रिस्पॉन्ड करता है या नहीं करता है। दो टाइप की टर्म्स आपके सामने आएंगी, वन विल बी ऑप्टिकली एक्टिव एंड वन विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जब भी हमें यह पता करना होगा कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन इनएक्टिव है, यूजिंग पोलरीमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या बोला? यूजिंग पोलरीमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो हम क्या करेंगे, मान लो किसी भी कंपाउंड के बारे में पता करना चाहते हैं। मान लीजिए आप किसके बारे में पता करना चाहते हैं? आप पता करना चाहते हैं ग्लूकोज के बारे में। किसके बारे में? ग्लूकोज। तो सर बताइए ग्लूकोज का लाइट को लेकर क्या बिहेवियर रहने वाला है? तो हम उस कंपाउंड का एक बनाएंगे सॉल्यूशन। क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन। और उसको एक ट्यूब के अंदर फिल कर लेंगे। क्या करेंगे? एक ट्यूब के अंदर भर लेंगे। जैसे ये हमारे सामने ट्यूब है, समझते जाइए ढंग से। इसके अंदर हमने भर लिया है। किसको भर लिया है इसके अंदर बताइए? ग्लूकोज के सॉल्यूशन को। मान लीजिए हम इसको पता करना चाहते हैं। इस ट्यूब को हम बोलते हैं पोलरीमीटर ट्यूब। क्या बोलते हैं? पोलरीमीटर ट्यूब। ये कहलाता है पोलरीमीटर ट्यूब, और इधर से तो नाम आया है पोलरीमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब ये जो आपकी लाइट है ये इस सॉल्यूशन के थ्रू पास करेगी। तो भाई साहब इसमें दो ही फिनोमिना हो सकती है, या तो ये कंपाउंड आपकी लाइट को रिस्पॉन्ड करेगा या फिर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। दो बातें हैं, सीधी सी बात है। आप किसी से जाके बात करोगे, क्लियर, तो भाई या तो जवाब मिलेगा या जवाब नहीं मिलेगा। जवाब में या तो हाँ होगी या तो ना होगी। तो कंपाउंड भी ऐसा ही है, जब आप इसके थ्रू लाइट पास करोगे तो या तो ये रिस्पॉन्ड करेगा या ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। पहली सिचुएशन हम ऐसा मान लेते हैं, पहली सिचुएशन कि इस कंपाउंड ने लाइट को रिस्पॉन्ड नहीं किया। सर रिस्पॉन्ड करना नहीं करना का मतलब, जो प्लेन में, जिस प्लेन में आपकी लाइट वाइब्रेट हो रही थी, पहले आप समझो कौन से प्लेन में लाइट वाइब्रेट हो रही है? इस प्लेन में, यूं चल रही लाइट वेव ऐसे, ठीक है। और इस सॉल्यूशन से जब पास हुई तो उसकी प्लेन का जो डायरेक्शन है उसमें कोई भी चेंज, सीधा एज इट इज पास हो गया। मतलब ये लाइट इस प्रकार से वाइब्रेट करती हुई चल रही है और इस सॉल्यूशन के थ्रू पास होने पर भी ये एग्जैक्टली ऐसे ही पास ऑन हो गई। मतलब इसने लाइट को कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। ध्यान से समझिए, एक केस आपके सामने ऐसा बन सकता है कि भाई साहब जैसी लाइट गई थी एज इट इज यहां पर लौट कर आ गई है, एज इट इज यहां से लौट कर आ गई है। ऐसे कंडीशन में हम बोलते हैं अल्फा नेट, जो हमारे सामने क्या है? जीरो। मतलब जो वाइब्रेशन का प्लेन था उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। इस ट्यूब में एंट्री से पहले और इस ट्यूब में एग्जिट के बाद उसी प्लेन के अंदर लाइट वाइब्रेट कर रही है। यानी कि जो आपने लिखा है, देखो क्या लिखा है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसका मतलब क्या है? किसी एक प्लेन में वाइब्रेशन, अगर एक्स वाई प्लेन में वाइब्रेशन है तो पास होने के बाद भी एक्स वाई में ही रहे, कोई चेंज नहीं हुआ। तो एंगल यहां पर रोटेशन जो है प्लेन का वो है जीरो, अल्फा नेट जीरो। इसका मतलब ऐसे कंपाउंड को हम कैसा कंपाउंड बोलेंगे बताइए? ऑप्टिकली इनएक्टिव। आप बोलोगे इनएक्टिव है, इसने तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो पहले हम ऐसे बताते थे कि कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब पीपीएल के प्लेन को रोटेट नहीं करेगा। दूसरा केस हमारे सामने ऐसा आता है कि मान ली जब लाइट इस सॉल्यूशन से पास हुई तो इसने रिस्पॉन्ड किया। तो रिस्पॉन्ड कैसे करेगा कोई? इस रिस्पॉन्ड करने का मतलब है कि जिस प्लेन में वाइब्रेशन थे उसको चेंज कर दिया। क्या कर दिया? चेंज हो गया। अब चेंज दो तरीके से हो सकता है। मान लीजिए एक लाइट है आपकी इस प्रकार से वाइब्रेट करती हुई चल रही इस प्लेन के अंदर ही, तो मैं बोलता हूं इसको चेंज कर दिया। चेंज करने का मतलब इसके प्लेन को रोटेट कर देगा। प्लेन को क्या कर देगा? अब आप जानते हैं, अगर आप, मैं ऐसे हूं और आपने कहा सर रोटेट हो जाइए, तो रोटेट होने के मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं कैसे घूमूंगा? क्लॉकवाइज, या फिर मैं कैसे घूमूंगा? एंटी क्लॉकवाइज।
तो जब ये लाइट इससे पास होकर गई तो इस सॉल्यूशन ने इसके प्लेन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। चेंज करने का मतलब किसी एंगल से रोटेट कर दिया। तो रोटेट दो तरीके से करेगा, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसमें पहला रिस्पॉन्स आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ सकता है। ध्यान से सुनिए, यहां पर मैं कुछ डॉटेड लाइन आप लोगों के सामने बना देता हूं। मान लीजिए ये हमारे सामने है कुछ इस प्रकार से, ये हमारे सामने है कुछ इस प्रकार से, ये हमारे सामने है कुछ इस प्रकार से, ऐसे हमारे सामने। ये आपकी कंडीशन क्या है? ये कंडीशन तब है जब अब हम बात करें कि ओरिजिनल लाइट ऐसे मूव कर रही थी। किसकी बातें हो रही हैं? ये ओरिजिनल लाइट की बातें हो रही हैं। क्लियर? लेकिन इसमें गुजरने के बाद जो आपकी लाइट है उसका प्लेन क्या हो गया है? चेंज हो गया है। प्लेन जो है वो क्या हो गया है? चेंज। कुछ अमाउंट से जो आपकी लाइट है वो इस तरफ घूम गई है, कुछ अमाउंट से जो आपकी लाइट है वो इस तरफ घूम गई है। ये देखो, जब लाइट ने एंट्री ली तो किसी डायरेक्शन में आपके वाइब्रेशन थे, लेकिन जब लाइट ने एग्जिट लिया तो आपका डायरेक्शन क्या हो गया है? चेंज। ये डॉटेड लाइन बता रहा है कि ओरिजिनली इस प्लेन के अंदर आपके सामने वाइब्रेशन थे, और ये सॉलिड लाइन बता रही है कि अब चेंज हो गया है। मतलब पहले ऐसे वाइब्रेट कर रहा था, अब इस प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है। इसका मतलब किसी ना किसी एंगल से ये घूमा है। और अल्फा नेट क्या है? अल्फा नेट कैसा है? नॉन जीरो, किसी ना किसी एंगल से घुमा है। कितने एंगल से घुमा है? मान लीजिए हम इसके रिस्पेक्ट में बात करना चाहें तो ये क्लॉकवाइज घूम गया है। कितने एंगल से? अल्फा से। कितने से? अल्फा से। तो इसे हम एंगल ऑफ रोटेशन कहेंगे, इस पर भी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। एक केस ये हो सकता है। दूसरा केस हमारे सामने कुछ इस प्रकार से भी बनकर आ सकता है कि भाई आपकी जो लाइट थी, आपकी जो लाइट थी पहले कौन सी डायरेक्शन में चल रही थी? सीधी डायरेक्शन में। पहले जो आपकी लाइट थी वो सीधी डायरेक्शन में चल रही थी इस प्रकार से। ध्यान से सुनते हुए जाइए। इसी प्लेन के अंदर वाइब्रेशन थे कि नहीं थे आपकी लाइट के? इस प्लेन के अंदर उसके वाइब्रेशन थे। और जैसे ही ये लाइट आपकी पास हुई तो उसके जो अब वाइब्रेशन है वो क्या हो गए? चेंज। लेकिन आप देखो इस बार किस साइड घूम गई है? एंटी क्लॉकवाइज। पहले किस साइड घूमी थी? क्लॉकवाइज। और इस बार उसका जो मूवमेंट है वो किधर हो गया है? एंटी क्लॉकवाइज। अब ये इस तरीके से थोड़ी सी घूम गई है। पहले प्लेन घुमा था उसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अब घुमा है कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये जो डॉटेड लाइन है ये बता रही है कि पहले एंट्री से पहले इस प्रकार से वाइब्रेशन थे, और एग्जिट के बाद इस डायरेक्शन में आपके क्या आ गए हैं? वाइब्रेशन। तो ये देखो ये भी घूम गया मान लीजिए किसी डिग्री से। कितनी डिग्री से मान लेते हैं? अल्फा से। पर ये घुमाया इसने क्लॉकवाइज और ये घुमाया इसने एंटी क्लॉकवाइज। अब आप इन दोनों केसेस में एक बात जरूर कह सकते हो, इन दोनों केसेस में कह सकते हो कि अल्फा जो नेट है वो जीरो नहीं है। किसी ना किसी अमाउंट से प्लेन को चेंज किया गया है, किसी ना किसी अमाउंट से प्लेन को चेंज किया गया है। और यही खास बात होती है कि जब आपका अल्फा नेट क्या जाए? नॉन जीरो। तो इसका मतलब वो कंपाउंड आपका कैसा है? वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। वो कंपाउंड आपका कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव है। अब आप समझिए वापस से, अगर इस सॉल्यूशन के थ्रू मैं लाइट पास करूंगा तो दो केस होंगे। या तो इसके पीपीएल के प्लेन को चेंज करेगा या फिर चेंज नहीं करेगा। अगर चेंज नहीं किया तो अल्फा नेट जीरो एंड द कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो चेंज करेगा तो अल्फा नेट विल बी नॉन जीरो, द कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। अब चेंज करेगा तो दो ही ऑप्शन है। लाइट को घुमाएगा तो कितनी डायरेक्शन में घुमाएगा? दो, या तो क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में। तो जो पीपीएल के प्लेन को किस डायरेक्शन में घुमा देते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन से वाली डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज में। या फिर कई बार आप बोल सकते हो टुवर्ड्स राइट। क्लॉकवाइज बोल दो या टुवर्ड्स राइट, एक ही बात है। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। उम्मीद करता हूं यह वर्ड आपने जरूर सुना होगा। डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टुवर्ड्स राइट। तो अगर पीपीएल के प्लेन को राइट में घुमाया है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाएगा, और लेफ्ट में घुमाया है तो इसको हम क्या बोलेंगे बताइए? एंटी क्लॉकवाइज बोल दो। किधर घूम गया आपका? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बोल दो। या फिर किधर घूम गया है बताइए? टुवर्ड्स लेफ्ट, एक ही बात है।
और जो कंपाउंड ऐसा करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं दोस्तों लीवो रोटेटरी। ये भी लैटिन भाषा का वर्ड है, लीवो रोटेटरी, ये हमारे सामने कहलाता है। तो यानी कि अगर पीपीएल के प्लेन को घुमाएगा तो दो ही ऑप्शन है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या घुमाएगा तो लीवो रोटेटरी कहलाएगा। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी कि पीपीएल के प्लेन के साथ उसने क्या छेड़खानी की है। अगर मान लीजिए स्टेटमेंट आता है, ए कंपाउंड डजंट रोटेट द प्लेन ऑफ पीपीएल, प्लेन पोलराइज राइट, तो वो कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर वो रोटेट करता है तो कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव कितनी कैटेगरी में चले गए, दो कैटेगरी में, या तो वो डेक्स्ट्रो या फिर वो लीवो। ये एक्सपेरिमेंटली पता लगाया जाता है। कैसे पता लगाया जाता है, एक्सपेरिमेंट, कि कोई कंपाउंड लाइट को रोटेट करेगा या नहीं करेगा, ये इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगाया जाता है। क्या सर इस एक्सपेरिमेंट रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है? देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, जैसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है, लीवो रोटेटरी क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए। और आप जानते हैं ये वर्ड्स आपने बायोमोलिक्यूल में भी सुने हुए हैं, अगर केमिस्ट्री की बात नहीं करो तो, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। इवन ग्लूकोज को तो हम डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेक्सट्रोज, क्योंकि ग्लूकोज के सॉल्यूशन के थ्रू जब आप लाइट पास करते हो तो वो किधर घुमाता है, राइट डायरेक्शन में, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है ग्लूकोज। और भी डिटेल में बातें करूंगा, पहले इसको ढंग से सुलटाएंगे, जल्दी जल्दी बनाएंगे भाई, डायग्राम की सुंदरता पर ध्यान बिल्कुल ना दें। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोनोक्रोमेटिक बेटर रिजल्ट के लिए होता है बच्चे। अब आप एक बात और समझो, हमने बताओ पीपीएल क्यों लिया, अब थोड़ा समझते हैं। हमने नॉर्मल लाइट क्यों नहीं ली, क्योंकि नॉर्मल लाइट में तो इनफाइनाइट डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, किसी एक वेव को उसने चेंज कर दिया तो पता ही नहीं चलेगा, इसलिए मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए, कि बदलाव हो तो हमें विजिबल होना चाहिए। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। निकोल प्रिज्म किस प्रिंसिपल पर काम करता है, वो हमारा काम नहीं है। यहां तक का पूरा आपको ऑप्टिक्स में पढ़ाया जाता है और पढ़ाया जाएगा। हालांकि केमिस्ट्री में इससे रिलेटेड कोई बातें नहीं पूछेगा, बस हमें खुद को आइडिया होना चाहिए कि पीपीएल क्या होता है, नॉर्मल लाइट क्या होती है, क्यों हमें पीपीएल चाहिए। क्योंकि नॉर्मल लाइट में अगर किसी प्लेन में वाइब्रेशन चेंज हो भी गए तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि कितनी डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, इनफाइनाइट, पता ही नहीं चलेगा हमें, तो रिजल्ट विजिबल तो होना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया। मान लीजिए अगर अपन बात करें, हमें भेड़ों की दौड़ करवानी है और सभी के पास एक एक भेड़ है, छोड़ दिया, एक भेड़ जीत गई, अब पता ही नहीं चलेगा कौन से वाले की जीती है, क्योंकि दिखती तो एक जैसी है। तो उन पर क्या किया जाता है, नंबरिंग, 1 2 3, कि 1 नंबर इसका है, 2 नंबर इसका है, 3 नंबर इसका है, अब पता चल जाएगा कि कौन विजेता है। हालांकि खुद नहीं दौड़ा है, दौड़ी तो भेड़ है, लेकिन विजेता तो कौन बनता है, मालिक ही। रेस जीतता बेचारा घोड़ा है, लेकिन इनाम किसको मिलता है, उसके मालिक को। ये मोटिवेशन है। मोटिवेट होने वाले से ज्यादा फायदा मोटिवेट
करने वाले का होता है, इसीलिए वो घोड़े को मोटिवेट करता रहता है और जीत के प्राइज खुद ले जाता है। जनाब बताइए। आगे आएंगे, वो सारी बातें आएंगी, वो हम पता लगा लेंगे। थ्री 360 और 180 से घुमा तो पता लग जाता है। इसके बाद यहां पर एक और लगा होता है जिसको हम बोलते हैं एनालाइजर, जो हमें एनालाइज करके देगा कि कितने अमाउंट से घूमा। तो ये एक्सपेरिमेंट भी पूरा सेटअप आपको बताया नहीं गया है। पोलराइजर तो बता दिया हमने, ऐसे ही एक एनालाइजर भी होता है, उसको घुमा घुमा के देखना पड़ता है, लाइट तभी दिखेगी एक एंगल पर। आजकल तो पोलराइज्ड ग्लासेस भी आते हैं ना, तो दो ग्लास को आप देखना उल्टा रख देना, कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर प्लेन में पोलराइज करते हैं लाइट को। सुलटा दिया है, बढ़िया डायग्राम बनाने का मौका मिला है। मैंने तो ये तीर एक जैसे बनाए भी नहीं, तुम एकदम स्केल का इस्तेमाल करके बना रहे हो, क्योंकि आखिर में एनटीए काउंसलिंग पर ये नोटबुक भी मंगवाएगा कि भाई साहब अपनी नोटबुक ले आओ, पोलरिमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट का डायग्राम दिखाओ। ये तुमने सुंदर नहीं बताया, आपकी सीट कैंसिल होती है, जाइए आप। ऐसा भी होता है क्या? या फिर किसी ने बहुत सुंदर बना दिया है डायग्राम, तो पहुंच जाएगा कि देखिए बॉडी पार्ट्स के डायग्राम तो मैं सुंदर बना ही लूंगा जब मैंने ये सुंदर बना लिया है। ये तो एक प्राइम रिक्वायरमेंट है। तो फिर भाई साहब आपकी क्या जरूरत है, स्केच वालों को बुला लेंगे वो कि ये डॉक्टर बनेगा, अब ये तो आपसे भी सुंदर बनाता है। सुलटा दिया है। चलिए, अब तो सुलटा दिया होगा। जितना मैंने लिखा उतना भी लिख रहे हो कि दो चार बातें मुझसे भी ज्यादा जानते थे, वो भी ऐड ऑन करेंगे कि तूने तो कुछ बताया ही, कुछ तो मुझे भी तो लिखना, भले ही वो गलत हो लेकिन लिखूंगा सही। आगे बढ़ सकते हैं। आप देखो इस एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ ना कि क्लैरिटी आ जाती है थॉट्स के अंदर, वरना आप रटते कि क्या प्लेन पोलराइज लाइट होती है, कैसे घूमता है, क्या होता है। अब सिंपल सा पता है। अगर आपसे कोई पूछे बताओ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, तो आप बोलोगे जो पीपीएल के प्लेन को चेंज कर दे, खत्म। कोई बोले आपसे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, जो पीपीएल के प्लेन को चेंज ना कर पाए। बहुत सिंप्लीफाइड वे में हम बातें कर सकते हैं। आइए तो कुछ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन से बचेंगे। सबसे पहले तो हमारे सामने रहेगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, आप खुद बताइए इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव लिखिए, कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन ऑफ पीपीएल। कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन ऑफ पीपीएल, यानी कि लाइट को रिस्पॉन्ड करे। कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन ऑफ पीपीएल, जो पीपीएल के प्लेन को चेंज कर दे, वो कंपाउंड आपका कैसा रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव। इज नोन आर नोन लिखेंगे क्या, इसके सामने लिख रहे तो इसी की तो बातें हो रही होंगी, इतना तो दिमाग होना चाहिए। ब्रैकेट में एक बात जरूर लिख दे, अल्फा नेट बताओ क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, किसी ना किसी एंगल से तो घूमना चाहिए। अब आगे और बताओ, आपके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कितने टाइप के हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं ऑप्टिकली एक्टिव है तो दो टाइप का हो सकता है, लाइट को घुमाएगा तो दो तरीके से घुमा सकता है। एक आपके सामने कैसा मिलेगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एक कैसा मिलेगा, लीवो रोटेटरी। एक आपके सामने मिलेगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक मिलेगा लीवो रोटेटरी। अब बताओ डेक्स्ट्रो रोटेटरी, सिंपल एकदम सिंप्लीफाइड वे में बताइए क्या बोलोगे इसके बारे में। रोटेट्स रोटेट्स प्लेन ऑफ पीपीएल, प्लेन ऑफ पीपीएल इन शॉर्ट लिखेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सिंपल सी बात है। उसमें क्या लिखोगे, रोटेट्स प्लेन ऑफ पीपीएल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
कई बार एंटी क्लॉकवाइज को काउंटर क्लॉकवाइज भी बोल देते ना, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब उल्टी डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, इसको रिप्रेजेंटेड एज क्लियर। हम उसको कैसे दिखाएंगे, अगर कोई कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो क्या साइन कन्वेंशन हम लेंगे, उसके नाम के आगे पॉजिटिव या स्मॉल डी का साइन रहेगा। अगर किसी के नाम के आगे प्लस का साइन है या फिर स्मॉल डी का साइन है, दिस इंडिकेट्स कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। इसमें अगर अपन बात करना चाहें तो आप लिखेंगे रिप्रेजेंटेड एज माइनस का साइन, क्लियर, या फिर स्मॉल एल, यहां पर प्लस का साइन या स्मॉल डी, वहां माइनस का साइन या स्मॉल एल। ये आप कैपिटल मत लिख देना, कैपिटल किसी और बात को बताएगा, प्लस या स्मॉल डी एक ही बात को बताते हैं। और ये कई बार जेईई एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस हैं कि बताओ प्लस क्या बताता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बताओ स्मॉल डी क्या बताता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यहां पर अगर अपन बात करें माइनस क्या बताता है, लीवो रोटेटरी, या अगर अपन बात करना चाहें एल क्या बताता है, लीवो रोटेटरी। जैसे सर कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल आप बता सकते हो, आइए अगर मैं आपके सामने लिखूं डी प्लस ग्लूकोज, डी प्लस ग्लूकोज, ये आपने बायोमोलिक्यूल्स में कई बार पढ़ा है, डी प्लस ग्लूकोज, तो ये प्लस का साइन देखो क्या इंडिकेट कर रहा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। आपका जो कंपाउंड है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये बताता है कि पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि केवल प्लस का साइन लगा दो। तो अब आपको पता चल गया है ग्लूकोज कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसी प्रकार से कोई वैसा बता सकते हो, जी हाँ, यहां पर आपके सामने डी माइनस, अगर अपन बात करें फ्रैक्टोस, डी माइनस फ्रैक्टोस, तो ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि आपका जो फ्रैक्टोज है वो लीवो रोटेटरी है। आप देखो बिल्कुल बिगनिंग में ही बायोमोलिक्यूल्स 2025 का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। यहां ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की स्टार्टिंग के एग्जांपल में क्लियर हो गया है। अब ये मत कहना कि सर इस साल पढ़ा रहे हो, पिछले साल भी यही एग्जांपल, हर साल वही एग्जांपल के साथ पढ़ाया जाता है। बायोमोलिक्यूल में से एक क्वेश्चन था कि कंपाउंड है, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला ये है, ऐसा स्वीट इन टेस्ट है, रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग, आखिरी में आके बताया लीवो रोटेटरी। तो दो ऑप्शन में बच्चा फंस रहा था, एक तो ग्लूकोज में और एक फ्रैक्टोज में। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि लीवो रोटेटरी कौन होता है, फ्रैक्टोज, और ये हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स में भी हमारे सामने आएगा। तो यहां पर स्मॉल एल भी लिख सकता है जहां पर माइनस लिखा है, तो प्लस माइनस के साइन से इनको इंडिकेट किया जा सकता है। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी, ये जेई एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जेई एडवांस में। इन द नेम डी प्लस ग्लूकोज द साइन प्लस रिप्रेजेंट्स, और आप बताओ क्या इस डी का इस प्लस से कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग चीज के लिए अभी बताया नहीं गया आपको, ये अलग चीज बताता है। अगर रिलेशन होता तो यहां भी डी प्लस है, लेकिन यहां तो क्या है, माइनस। तो इस कैपिटल डी का इस प्लस माइनस के साइन से कोई लेना देना नहीं है। कैपिटल डी अलग चीज बता रहा है, प्लस अलग चीज को इंडिकेट कर रहा है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ, चलिए सभी नोट डाउन कर लिया है। नेक्स्ट आप बताइए कौन सा कंपाउंड आपके सामने आएगा, ऑप्टिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, बताइए कौन से कंपाउंड को आप ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेंगे, कंपाउंड्स विच डजंट चेंज द प्लेन ऑफ पीपीएल, कंपाउंड्स विच डजंट चेंज द प्लेन ऑफ पीपीएल, यानी कि जो पीपीएल के प्लेन को घुमा नहीं सकते। कंपाउंड्स विच डजंट चेंज बोल दो या रोटेट बोल दो, एक ही बात है। चेंज कैसे होगा, रोटेट करके तो करेगा। कंपाउंड्स विच डजंट चेंज, या ऑब्लिक में लिख सकते हो रोटेट द प्लेन ऑफ पीपीएल, कंपाउंड विच डजंट चेंज द प्लेन ऑफ पीपीएल, चेंज के ब्रैकेट में ऑब्लिक में आप रोटेट भी लिख सकते हैं। और ब्रैकेट में ये बात जरूर लिख दो, उनकी खास बात है, अल्फा नेट क्या रहेगा दोस्तों, जीरो। ये आपके सामने ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव की कहानी होगी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने यहां पर आता है एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन कई जगह आपके सामने काम आएगा। ये इससे रिलेटेड आपको सर ने उसमें भी बताया है क्या, फिजिकल केमिस्ट्री में काइनेटिक्स के अंदर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर रेट कांस्टेंट निकालने के लिए करवा दिया है सर ने, डेक्स्ट्रो लीवो के क्वेश्चंस। हाँ
रेट कांस्टेंट निकालने के मेथड्स होते हैं ना, जैसे आपके हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता आपके नीट के सिलेबस में है या नहीं है। तो एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन का मतलब है कि भाई कितने अमाउंट से पीपीएल के प्लेन को घुमाएगा। देखिए इसके अंदर जो आप अल्फा कह रहे थे, एंगल ऑफ रोटेशन, जिसको हम किससे लिखते हैं, अल्फा से, अल्फा के बारे में बात कर रहे हैं। अमाउंट थ्रू विच, अमाउंट थ्रू विच, अमाउंट थ्रू विच plane of PPL, amount through which plane of PPL, amount through which plane of PPL is being rotated, amount through which plane of PPL is being rotated, कि कितने अमाउंट से पीपीएल के प्लेन को घुमाया गया है, ये कहना चाहता है। नेक्स्ट लिखिए, मेजर्ड इन डिग्री, इसी में अगला पॉइंट, किस में मेजर करोगे, एंगल है तो किस में मेजर करोगे, डिग्री, मेजर्ड इन डिग्री, measured in degree. Next, positive for dextrorotatory, positive for dextrorotatory and negative for levorotatory, positive for dextrorotatory and negative for levorotatory, positive for dextrorotatory and negative for levorotatory। अब आप यहां पर समझिए, अगर मैं आपके सामने मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल एक्स है, मैंने बोल दिया है कि उसका अल्फा, अल्फा कितना, उसका 19.2 डिग्री, तो बताइए एंगल पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो यहीं से पता चल रहा है, प्लस को दिखाने की जरूरत, मतलब ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी। मान लीजिए किसी का अल्फा, एंगल ऑफ रोटेशन मैंने लिख दिया -90 डिग्री, तो माइनस का साइन इंडिकेट करता है ये लिवोरोटेटरी है, मतलब 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज में घुमा दिया है, और इसने 19.2 डिग्री से क्लॉकवाइज। तो प्लस का साइन है तो डेक्स्ट्रो को इंडिकेट करता है, माइनस का साइन है तो लीवो को इंडिकेट करता है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए? चलिए नेक्स्ट हमारे सामने अभी थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है पूरा का पूरा, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ रोटेशन, कि ये जो आपके अल्फा की वैल्यू है ये किस किस पर डिपेंड करती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ रोटेशन। आइए एक्सपेरिमेंट से मैं आपको बता देता हूं, यहां पर देखो भाई, यहां पर आपकी लाइट को कितनी डिग्री से घुमाया गया है, अल्फा, तो इस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, क्या ये किसी बात पर डिपेंड करती है, ये कि कांस्टेंट होती है, तो ये बहुत सारी बातों पर डिपेंड करती है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप के साथ आते हैं। सबसे पहले आपने जो भी लाइट सोर्स लिया वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एमिट करेगा, सही बोला कि नहीं बोला? हमने तो यहां पर कौन सा लिया हुआ है बताइए, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, जिनमें से सिंगल वेवलेंथ की लाइट आपको ऑब्जर्व होगी, पर वो सिंगल वेवलेंथ कुछ भी हो सकती है भाई, वो आपके 200 नैनोमीटर हो सकती है, या फिर अगर अपन बात करें 400 नैनोमीटर हो सकती है, वो फिक्स है कि एक ही वेवलेंथ आएगी, पर वो वैल्यू तो चेंज हो सकती है ना। तो किस वेवलेंथ की लाइट यहां से आ रही है उस पर भी अल्फा डिपेंड करता है, किस वेवलेंथ की लाइट एमिट कर रहा है आपका लाइट सोर्स, उस पर अल्फा की वैल्यू डिपेंड करती है। पहला लाइट सोर्स से पता चल रहा है, फिर वो लाइट नॉर्मल थी, मोनोक्रोमेटिक होकर यहां पर आई। अब बताइए इस लाइट को किसके थ्रू ट्रेवल करना पड़ेगा, आपकी पोलरिमीटर ट्यूब के थ्रू, तो पोलरिमीटर ट्यूब की लेंथ क्या है उस पर भी डिपेंड करता है, अगर उसको ज्यादा ट्रेवल करना है या उसको कम ट्रेवल करना है, इस पर भी अल्फा की वैल्यू डिपेंड करती है दोस्त, उस पर भी अल्फा की वैल्यू डिपेंड करती है, पहला पॉइंट। दूसरा, इस ट्यूब के अंदर आपने किसी ना किसी का तो सॉल्यूशन भरा होगा, सर बताइए मैं समझा नहीं भाई, एक आपने किसका चेक किया, ग्लूकोज का, एक आप किसका चेक करना चाहते हो, फ्रैक्टोज, तो ऐसा थोड़ी है दोनों के केस में अल्फा सेम मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। यानी कि जो आपने यहां पर कंपाउंड लिया है, जिसका आप अल्फा चेक करना चाहते हो उस पर भी डिपेंड करेगा, यानी कि नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि किसका चेक करना चाह रहे हो, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तीसरी बात, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा, अगर आपने डाइल्यूट लिया है तो अल्फा अलग आएगा, कंसंट्रेटेड लिया है तो अल्फा अलग आएगा, इस पर भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट,
कि एक्सपेरिमेंट किस टेम्परेचर पर करवाया जा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सॉल्यूशन में ज्यादा, अल्फा चेंज हो जाता है उससे। तो आपके सामने एक्सपेरिमेंट से पता चल गया किन किन बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले जो लाइट सोर्स है उसकी वेवलेंथ, दूसरा इस पोलरिमीटर की ट्यूब लेंथ, तीसरा इस पोलरिमीटर ट्यूब में जो भरा हुआ है उन पर, यानी कि सोल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, और आपके सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, और लास्ट फैक्टर टेम्परेचर। आप जानते हैं टेम्परेचर पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, इसीलिए हर एक्सपेरिमेंट के बाद जब भी कोई वैल्यू निकलती है ना, तो हर एक्सपेरिमेंट के बाद उस पर लिखा जाता है एट टेम्परेचर, कि इस टेम्परेचर पर ये वैल्यू निकली है। अगर आपका टेम्परेचर वेरी करेगा तो वो भी वेरी कर सकता है। जैसे आपका रेजिस्टेंस जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जब आप वायर खरीदते हैं कि भाई इतना रेजिस्टेंस देगा इस टेम्परेचर पर, हॉट एरिया में है तो आप जानते हैं रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, अगर कहीं पर ठंडे एरिया में है तो टेम्परेचर कम रहेगा तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो डिपेंड करता है, इसलिए वैल्यू हमेशा लिखी जाती है कि ये रेजिस्टेंस इस टेम्परेचर के ऊपर ऑब्जर्व किया गया है। तो बताइए फैक्टर्स अफेक्टिंग के अंदर कौन कौन से फैक्टर आएंगे। स्टार्टिंग विद द लाइट सोर्स, सबसे पहले वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, तो सबसे पहले हमारे सामने रहेगा वेवलेंथ ऑफ द लाइट, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, कि जो आप लाइट यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ क्या है। दूसरा लेंथ ऑफ द पोलरिमीटर ट्यूब, लेंथ ऑफ द पोलरिमीटर ट्यूब, कि जो आपकी पोलरिमीटर ट्यूब है उसकी लेंथ क्या है। तीसरा नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। भाई आप किसका पता कर रहे हो, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, ग्लैक्टोज का, मेनोज का, सबका अलग अलग होता है। फोर्थ पॉइंट अगर अपन बात करना चाहें, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कि जो आपने सॉल्यूशन बनाया है उसकी कंसंट्रेशन क्या है। नेक्स्ट और लास्ट अगर अपन बात करें टेम्परेचर, कि किस कंडीशन पर आपने एक्सपेरिमेंट करवाया। तो थ्योरेटिकल है टोटली, याद रखने वाले पॉइंट इसमें कोई नहीं है। कैसे डिपेंड करेगा वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, कि भाई लेंथ बढ़ने पर क्या फर्क पड़ेगा, कंसंट्रेशन घटने या बढ़ने पर क्या फर्क आएगा, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। डायरेक्टली इट इज नॉट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पोलरिमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ना जरूरी था। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अब हम वापस टॉपिक की तरफ कनेक्ट होते हैं। मान लीजिए, आप सोचिए, मान लीजिए आपके सामने कोई कंपाउंड आया और आपको चेक करना है कि इस कंपाउंड का लाइट को लेकर कैसा बिहेवियर है। तो सबसे पहला आपके पास मेथड है कि आप ये बात एक्सपेरिमेंटली पता करें। कैसे पता करें, और एक्सपेरिमेंटली कैसे पता करेंगे हम, पोलरिमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट। आप जानते हैं हमारे पास, आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे ना तो इतने कंपाउंड्स के आगे प्लस माइनस आपको लिखा हुआ मिलेगा। जैसे अगर अपन बात करना चाहें सुक्रोज कैसा होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, पर जब उसका हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो सॉल्यूशन कैसा बन जाता है, लिवोरोटेटरी, जिसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड शुगर या इन्वर्जन ऑफ शुगर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। अगर अपन बात करना चाहें अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लिसरॉल्डिहाइड का अलग है, उसके बाद ग्लूकोज का अलग है, फ्रक्टोज का अलग है, ग्लैक्टोज का अलग है, मेनोज का अलग है, ये तो आपके लेवल की बातें की हैं। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में अगर हमें पता करना है कि कोई ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो आप जानते हैं लेबोरेटरी मेथड इज नॉट ए गुड वन। लेबोरेटरी मेथड सही मेथड नहीं है। आप डॉक्टर बन गए, क्या बन गए, डॉक्टर। क्लियर। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने नाम के सामने पहले ही डॉक्टर लगा दिया होगा, कितने लोगों ने लगा दिया है। ये मोटिवेशन वाले पहला काम करते हैं कि क्या है आपका नाम, अंकित, कॉल योर सेल्फ डॉक्टर अंकित। मैं तो मेरे नाम के पीछे आईएएस लगा लूं क्या लगा लूं, मैं तो मानता हूं मैं आईएएस हूं, पर बाकी नहीं मानते ना, बाकी कोई मानता ही नहीं है। तो आपके मानने और ना मानने से क्या होता है, पर मोटिवेशन वालों को अपनी दुकान चलानी है, कुछ तो बेचते ही रहेंगे। तो अच्छी बात है, जब तक नहीं बनो अपने आप को बोलो ठीक है, आपको डॉक्टर बनना है, उस डायरेक्शन में आपको दिन रात सोचना पड़ेगा, पर ये थोड़ी है खुद से पहले लगा दूं। ये प्रीवियस इंस्टीट्यूट में होता था, मैं पढ़ाने जाता था, हर बच्चे के नाम के आगे डॉक्टर। अब सोचो आप मैथ्स में छोड़ आए नोटबुक को, अब भाई साहब किसी वर्कर के हाथ लगा, अरे यार हमारे यहाँ तो डॉक्टर भी खाना खाने आते हैं,
और वैसे लिटरली डॉक्टर जो होता है वो पीएचडी होल्डर के नाम के आगे लगता है, डॉक्टरेट की डिग्री। ठीक है, रियलिटी तो कुछ अलग ही है। तो हम आते हैं, आपको डॉक्टर बना रहे थे, क्या बना रहे थे? ऐसे हम आप लोगों को अच्छा फील करवाते हैं क्लास में, दिन में 3 बार आपको डॉक्टर के नाम से बोल दें। आपका नाम क्या है? डॉक्टर ऋतिक शुक्ला है आप आज से। कैसा लगा आपको ये सुन के, डॉक्टर ऋतिक शुक्ला? बहुत अच्छा लगा। बस इस अच्छाई के चक्कर में हम मर जाते हैं। आइए, तो मान लीजिए ये डॉक्टर बन चुके हैं, डॉक्टर ऋतिक शुक्ला। ठीक है, अब आप सोचिए, इनके पास पेशेंट आया, क्या आया? भाई साहब, अगर आप मार्केट में हैं तो आपने पहले तो 500 रुपए की पर्ची काट दी, आधा पेशेंट वही बीमार हो गया, बीमारी थी तो बढ़ गई। अब आप आगे आए, आपने आते देखा कि क्या है ये 15 टेस्ट लिख दिए उसके। क्या लिख दिए? 15 टेस्ट। 15 टेस्ट के बाद पता चला कि इसको फीवर है। टेस्ट के लग गए 1500 रुपए और दवाई दी 50 रुपए की। दोबारा नहीं आएगा, दोबारा बोलेगा फालतू के टेस्ट करवाता है। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल मेथड। कि आपको डायग्नोस करना है तो आप पूरा एक्सपेरिमेंट के ऊपर जाएं, जो कि सही। दिन में इतने पेशेंट आएंगे ना, इतनी रिपोर्टें आएंगी कि धीरे धीरे आपकी दुकान बंद हो जाएगी। आना पेशेंट बंद कर देगा कि फालतू के टेस्ट करवाता है, कोई मतलब? क्या पढ़ा इसने एमबीबीएस में? कुछ नहीं पढ़ा। दूसरा डॉक्टर होता है, पेशेंट आया, देखा बॉडी टेम्परेचर, तो भाई बॉडी टेम्परेचर से सिम्टम से पहचाना जा रहा है कि इसको फीवर है, या मान लो कोई दूसरी बीमारी है। ठीक है, खून की कमी है, तो आप ऐसे उंगलियां देखकर, नाखून देखकर बता सकते हो कि भाई साहब आप में ब्लड की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, हो सकता है आपका एक बार आप ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। ये होता है ऑब्जर्वेशन बेस्ड, मतलब थियोरिटिकल हम चीजों को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ कर सकते हैं। देयर आर थियोरिटिकल मेथड्स जिनकी मदद से हम ये बता सकते हैं कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। आपको एक्सपेरिमेंट करवाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप हमसे ये पूछो कि बताओ डेक्स्ट्रो है या लीवो है, तो ऐसा कोई थियोरेटिकल मेथड कि डेक्स्ट्रो और लीवो बता सके, ये बता सकता है कि एक्टिव है या इनएक्टिव है। पर एक्टिव है तो डेक्स्ट्रो है या लीवो है, उसके लिए तो फिर आपको लैब में जाना ही पड़ेगा। जैसे आपने ये देखकर बता दिया कि आप में हीमोग्लोबिन की कमी है, ब्लड की कमी है, ऐसे सिम्टम्स आपके अंदर दिख रहे हैं, लेकिन फिर वो क्या बोलेगा? डॉक्टर साहब कितना है बताओ? तो फिर आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे डॉक्टर ऋतिक शुक्ला? कि अब तो आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा। मान लीजिए आपने ऐसे देखा, बॉडी टेम्परेचर से पता चल जाता है कि टेम्परेचर ज्यादा है, कि आपको फीवर है। वो बोलेगा बताओ कितना है? तो मैं थर्मामीटर थोड़े हूं भाई, ये तो ऑब्जर्वेशन है कि मेरी बॉडी से टेम्परेचर आपका ज्यादा है, आप मुझे गर्म लग रहे हैं, तो आपको फीवर है। पर एग्जैक्ट आप पूछना चाहो कितना डिग्री है, तो ये बता पाना आसान, उसके लिए तो फिर थर्मामीटर से ही पता करना पड़ेगा। तो अगर कोई कंपाउंड लाइट को रिस्पॉन्ड करेगा या नहीं करेगा, ये हम थियोरिटिकली भी पता कर सकते हैं। यानी कि अगर अपन बात करना चाहें किसी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, ध्यान से सुनिएगा, हम किस पर बात कर रहे हैं? किसी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। दो तरीके से हम पता कर सकते हैं उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी। सबसे पहले बताओ किससे पता कर सकते हैं? पहला पता कर सकते हैं हम पोलरीमीटर। किससे? पोलरीमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट। सही बात है कि नहीं है? जो कि हम पढ़ चुके हैं, वो एक्सपेरिमेंटल मेथड है। क्या सर हम और भी किसी तरीके से पता कर सकते हैं? तो जवाब है थियोरिटिकल मेथड्स भी हैं। क्या है? थियोरिटिकल मेथड्स भी हमारे पास हैं, जिनके बेसिस पर हम ये पता कर सकते हैं कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। और वो थियोरिटिकल मेथड्स में हमारे पास आते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स। क्या आते हैं? सिमेट्री एलिमेंट्स, वो हमारे सामने होते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स। उनके बेसिस पर हम बताएंगे कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो ये पार्ट अपना यहीं रुक जाएगा, इसके बाद इसका कोई काम नहीं आएगा। थ्योरेटिकली हम बताते रहेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, थ्योरेटिकली मैं बता दूंगा एक्टिव है या इनएक्टिव, पर यह नहीं बता पाऊंगा डेक्स्ट्रो है या लीवो है। उसके लिए तो एक्सपेरिमेंट करवाना ही पड़ेगा। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? तो अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्या? सिमेट्री एलिमेंट्स। ये क्या होते हैं, कैसे इनको देखते हैं, और कैसे इनके बेसिस पर हम बताते हैं कि कोई कंपाउंड एक्टिव है या नहीं। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली क्लास में। सो इन द नेक्स्ट क्लास अपना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ढंग से शुरू हो जाएगा, और एक भी ऑफलाइन क्लास मिस मत कीजिए, क्योंकि सबसे जबरदस्त टॉपिक ये है, हर जगह इसकी कनेक्टिविटी है। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, होमवर्क मॉड्यूल मेरे पास बुलाया हो गलती से, मैंने कह दिया हो कि मॉड्यूल लाना है,
मैंने कह दिया हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने सुन लिया हो कि सर ने कहा है तो सुन लिया जाए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर आइए भाई लोगों, कॉन्सेप्ट बिल्डर 2, कॉन्सेप्ट बिल्डर 2, कॉन्सेप्ट बिल्डर 3, 2 एंड 3 दोनों से उल्टा देने हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर क्वेश्चन नंबर 63 तक, क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर क्वेश्चन नंबर 63 तक टॉपिक कंप्लीट। तब हमने क्वेश्चंस करने शुरू किए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।